बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कलअदम टीटीपी हथियार डाले तो आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार सकती है। कलअदम टीटीपी के कुछ ग्रुप अमन की बातचीत करना चाहते हैं। कलअदम टीटीपी के कुछ ग्रुपों से राब्तों में हैं। कलअदम टीटीपी से अफ़गानिस्तान में बातचीत हो रही है और बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। बलोच अस्करियत पसंदों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। हम अमन के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं। मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। हालिया दिनों में हमलों की एक और लहर आई, इसके बावजूद बातचीत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। दूसरी जानिब इंतखाबी इस्लाहात का मसवदा हुकूमत कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में लाने जा रही है, जो कि अपोजिशन को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अपोजिशन तो खुद बटी हुई है, सो किसी भी किस्म की मुश्किल हुकूमत को दरपेश नज़र नहीं आती। प्रोग्राम में नाज़रीन इस पे बात करेंगे ना। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज अपने प्रोग्राम में ज्वाइन तो शाजिया हसन सुमरो रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं ज़ारा फातमी, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेरे साथ हैं नुसरत वाहिद, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के दरमियान में हमें लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब भी ज्वाइन करेंगे। आप सबका जी बहुत शुक्रिया, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। ज़ारा जी, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये जो एक डायलॉग शुरू हुआ है, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने अंदिया दिया है कि हम टीटीपी को लेकर, टीटीपी पाकिस्तान को लेकर हम डायलॉग कर रहे हैं और इसके अंदर हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं अफगान हुकूमत जो इस वक्त ऑब्वियसली तालिबान की है। बीइंग ऑपोजिशन, आप इस स्टेप को कैसे देख रही हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर। सच्ची बात तो आपको बताएं कि जब मैंने इमरान खान का ये इंटरव्यू सुना, आई वॉज स्टंट, आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि मेरे ख्याल में ये सब बातें ऐसी नहीं है जो आप दुनिया के सामने करें। आई एम श्योर कि पिछली हुकूमतों में या पिछले हाल में ये भी होती रही होगी और होती थी कि तालिबान से आप बात करने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या आप इन तालिबान पे ट्रस्ट करेंगे? और ये उन लोगों के साथ, आप अपोजिशन के साथ तो बात नहीं करते हैं, आप अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप टीटीपी के साथ बात कर रहे हैं। ये वो ग्रुप है मंसूर, ये वो ग्रुप है जिसने जो हमारे मुल्क में जो जुल्म किया है और जो बर्बरियत का काम किया है, क्या हम कभी भूल सकते हैं? आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लेते। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी अपोजिशन से ये नहीं कहा कि हम ये करने जा रहे हैं। आप उनको बात नहीं करते। आपने पार्लियामेंट को बिल्कुल गैरफाल बना कर रख दिया है। ये पार्लियामेंट में ये चीज़ आनी चाहिए थी और उनको बताना चाहिए था कि हम ये काम करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं। तो हम तो शॉक्ड हैं। दूसरी चीज़, ये वो ग्रुप है मंसूर जिसने किसी को नहीं छोड़ा, न औरतों को, न बच्चों को, न बूढ़ों को, न बुजुर्गों को। न इसने मस्जिदों को छोड़ा है, न स्कूलों को छोड़ा है, और न कॉलेजों को, न अस्पतालों में। अगर आप देखें तो स्टेक होल्डर्स में हमारे वो इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जिनके लोगों को इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और वो है हमारी आर्मी। बिल्कुल ठीक। आर्मी के लोगों सर कलम करके उनके गर्दनों को फुटबॉल बना करके वो खेला करते थे। क्या हम कभी उसको भूल सकते हैं? आप लोगों को हमारे पेशावर के स्कूलों का वो वाक़या याद है जहाँ 150 बच्चों को जिस तरीके से मारा था, उसके खून के धब्बे अभी तक उन दीवारों पे मौजूद हैं। क्या उनके माँ बाप आपको माफ करेंगे? बिल्कुल सही। क्या आपने उनको कभी पूछा उनसे कि हम उन लोगों से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने आपके बच्चों को कत्ल किया था? पॉइंट आ गया आपका। ठीक ठीक। सिविल सोसाइटी से बात की है मंसूर, एक मिनट, क्या आपने सिविल सोसाइटी से बात की है कि इतने सारे सिविलियंस को, इतने लोगों को, हजारों लोगों को आपने कत्ल बेदर्दी से किया है? क्या हम कभी उनसे माफ करेंगे या कभी हम भूल सकते हैं इन बातों को? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने तो कहीं नहीं। पॉइंट आ गया जी आपका। डॉक्टर शाजिया, मैं आपकी तरफ आता हूं। सबसे बड़ी अगर हम दहशतगर्दी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको फेस किया है, बीबी शहीद की गई और टीटीपी की ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की।
बहुत बड़ी एक आप लोगों के लिए एक टेस्ट केस है, हाउ टू गो फॉरवर्ड विद इट। पीपल्स पार्टी क्या कैसे देख रही है इस इंटरव्यू को और इस इकदाम को जो हुकूमत की तरफ से लिया गया है, जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर इसको जी बताया है सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले मैं आज जो प्रोग्राम का आपके स्टार्ट लूंगी वो इससे लूंगी कि जो हमारे सबसे लेजेंड अदाकार थे उमर शरीफ साहब, मैं उनके इंतकाल पे अफसोस का इजहार करती हूँ और उनको खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि जब तक वो जिंदा रहे या इस काबिल रहे कि वो काम करते थे तो वो अपने काम और अपने मुल्क के साथ सिंसियर रहे। और दूसरी बात आपने की टीटीपी की, तो मैं समझती हूँ और अभी आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सबसे ज्यादा इस चीज के जद में रही है दहशतगर्दी की, और बीबी शहीद के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर बंदा रोया होगा जब उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, और बहुत गुस्से का इजहार किया होगा जब इन लोगों ने कबूल किया था कि ये सब उन्होंने किया है। तो क्या मैं ये समझती हूँ कि क्या हम बीबी शहीद के जो शहीद करने वाले लोग थे उनको हम भूल जाएंगे? क्या हम अपने जो हमारे फोर्सेस हैं जिनके साथ इन लोगों ने जो कुछ किया, क्या हम अपनी उन सारे फौजियों की शहादत को भूल जाए? जो सिविलियंस हमारे इस सारी जंग में जो सवात में हुई थी या जो नॉर्दर्न एरियाज में हुई थी या जो भी प्रॉब्लम हुई थी, उनको हमने सबको भूल जाना है? उनके सारे खून हम माफ कर देंगे? सबसे बड़ी चीज, मासूम बच्चे जो एपीएस के थे, क्या हम उनके खून को माफ कर सकते हैं? हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी यू टर्न ले सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, और हर जगह जहां जहां से इनको फेवरेटिज्म मिलेगा उस तरफ जरूर जाएंगे, चाहे उसमें इनको इदारों को मुतनाज़ा करना पड़े, इदारों को बुरा बनाना पड़े, लेकिन ये जरूर वो काम करेंगे जहां पे इनको अपनी कुर्सी बचाने की जरूरत पेश आएगी, ये करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप अपोजिशन के साथ बात नहीं करेंगे, आप अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप उन लोगों के साथ जरूर बैठना पसंद करेंगे जो पाकिस्तान अवाम के साथ बुरा करते रहे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रहे, पाकिस्तान की अवाम का सुकून खत्म करते रहे, उन लोगों के साथ आप जरूर बात करेंगे। ये वो बंदा है जिसने 2009 में हरबिया मरी को एक जो मुल्क का गद्दार है उनको सपोर्ट ठीक ठीक। तो आप इनके खिलाफ तो मेरे ख्याल में आफ्टर 6 जो है वो लगना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना के और सादिक अमीन का टैग क्यों बिठाया गया है, तो फॉरेन फंडिंग केस क्यों नहीं खुलता? इनके पुराने जो इनके काम है 2014 के धरने को जरा आपका पॉइंट आ गया जी, उनको फंडिंग किसने की थी? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। नुसरत जी, आपने ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट सुना, कल भी हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था और उस वक्त अपेरेंटली इट फील्स लाइक ऑपोजिशन को इस पर बातचीत कर भी की भी जा सकती है और उनको कन्विंस भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल जो इवन एज ऑफ टुडे 3.5 साल बाद यही है कि कोई भी इनिशिएटिव है, कोई भी चीज़ करनी है, हुकूमत ने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। अब ये एक बहुत सेंसिटिव डिसीजन है जो इमरान खान साहब ने, हुकूमत ने, रियासत ने लिया है, लेकिन अगर इसके अंदर भी अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं है तो ये इसका डिसीजन आप लोग किस तरह करेंगे गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि शोहदा की फैमिलीज हैं, सिविल सोसाइटी है, पार्लियामेंट खुद इटसेल्फ है। हाउ कैन इमरान खान कैन डिसाइड ऑल दिस ऑन हिज ओन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। मैं भी उमर शरीफ की डेथ के ऊपर कंडोल करना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे उनकी डेथ का, और बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन लोगों का उनके साथ वास्ता पड़ा है। हर बंदा तारीफ कर रहा है कि वो इंसान बहुत अच्छे थे, कॉमेडियन तो थे ही, बहुत अच्छे फनकार, बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत नाम रोशन किया, उन्होंने पड़ोसी मुल्कों में भी जाके और सारी दुनिया में, तो अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। और बस अच्छा, दूसरा मैं डॉक्टर सोबिया की बात सुन रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे शी इज फुल ऑफ एंगर, शी इज फुल ऑफ हेट्रेड, शी इज फुल ऑफ वेंजेंस, कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो इमरान खान को बस पकड़ के गर्दन से काट के फेंक दें। देखिए, हम मुसलमान, हम उस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी तमाम फैमिली को शाबे अबी तालिब की घाटी में रखा गया। 3 साल वो पत्थर खाते रहे, उसमें हज़रत खतीजा फौत हुई, हज़रत अबू तालिब फौत हुए। उसके बावजूद जब वो
मक्का की फतह के लिए आए तो अबू सुफियान छुपते जाके वो लाइटें देख रहा था कि वो डर रहा था कि कल सुबह जब ये यहाँ आएंगे तो ये तमाम लोगों को कत्ल कर देंगे और हमारी कोई जगह ही नहीं होगी। हिंदा जिसने कलेजा चबाया था हजरत हमजा का, वो सब लोग डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। और अगले दिन सब देखते हैं कि क्या होता है कि उन सबको माफ कर दिया जाता है, बल्कि अबू सुफियान के घर में जो पनाह लेगा उसको माफ कर दिया जाएगा, जो खाना काबा में जाके पनाह लेगा उसको माफ कर दिया जाएगा। तो ये जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के साथ बेइंतहा बुरा किया, हमारे फौजियों को मारा, बेनजीर शहीद की कत्ल का उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमने किया, या हमारे फौजियों के साथ जो कुछ करते रहे, लेकिन बात ये आती है, क्या हमने इस चीज को आगे चलाते रहना है? क्या हमने ये वाले काम करते रहना है? ये जंग चलती रहे, वो धमाके करते रहे, वो हमारे इनोसेंट लोगों को मारते रहे? हमने उस चीज को खत्म करना है। आपका प्राइम मिनिस्टर आज से नहीं, 2009 से और 11 से कह रहा है कि तालिबान से नहीं लड़ना, उनसे बातचीत करो, बातचीत करके बात बनेगी। अब क्या हुआ? अमेरिका 20 साल उनके सर के ऊपर बैठा रहा, लेकिन ये एक ऐसी कौम है जिसको ना शिकस्त दी जा सकती है, ना कभी किसी ने शिकस्त दी है। 20 साल बाद भी वो चले गए, अचानक भाग गए। आप देखिए, रशिया को पहले टुकड़े कर दिया, इंडिया किस तरह भागा है, जिसने अपने कॉन्सुलेट 13 कॉन्सुलेट 2008 में थे वहां से वो क्या कर रहा था? सिर्फ पाकिस्तान के लिए तकरीबकारी कर रहा था, और लोग बिकने के लिए तैयार होते हैं, तकरीबकारी करने के लिए तैयार होते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्शन है, मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर का। वो पीस लाना चाहते हैं इस खत्ते में, सारे के सारे खत्ते में, उसके लिए वो अपनी अटमोस्ट कोशिश कर रहे हैं। उसको प्लीज प्रैक्टिस का मसला ना बनाया जाए, उसको इस अपोजिशन का मसला ना बनाया जाए, उसको इस निगाह से देखा जाए कि वो करना क्या चाहते हैं, उनकी नीयत क्या है। बस इतनी सी गुजारिश है मेरी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुझे इस वक्त नाज़रीन ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हमने। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर अभी यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, टीटीपी के गैर मुसल्लह होने पर माफ़ी का ऐलान। सर अब 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रा थोड़ा सा वो भी हमें समझाइएगा। सर एक तो ये सेग्रीगेशन है कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, इसकी सेग्रीगेशन कौन किस तरह करेगा, नंबर 1। और नंबर 2, शुहदा की फैमिलीज, उनको कौन कन्विंस करेगा? और क्या इस सारे को कन्विंस किए बगैर, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये फैसला पब्लिक कर देना, डू यू थिंक इट्स अ राइट डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जी? देखिए, उन्होंने कहा है कि असल में पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान में, खसूसन बलूचिस्तान में, और जो हमारा कबायली इलाके हैं पुराने जी, जो अफजम हो चुके हैं, वहाँ काफी वारदातें हुई और काफी हमले हुए फौजियों पर, चाइनीज पर और दूसरे टारगेट्स के ऊपर, काफी तवातर से हुए जी। और जब उनको ट्रेस किया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, तो पता ये चला कि उनका वो अफगानिस्तान से जो है ये ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ प्लानिंग होती है, वहां से लोग आते हैं। उस पर पाकिस्तान ने यह मसला तालिबान हुकूमत जो अबूरी है उनके साथ उठाया। उसने कहा भाई अपना इलाका, आपने कहा था कि किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, यहाँ तो ये हो रहा है कि ये लोग पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। उसने कहा जी आप ही के लोग हैं जो जब परवेज मुशर्रफ ने और दूसरों के खिलाफ 2015 में एक्शन लिए गए थे, तो ये लोग भाग के वहां पे उन्होंने अपने हाइड आउट और कैंप बना लिए हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे खैर, लेकिन आप इनसे मुज़ाकरात तो करें। हाँ। इनको बताएं कि जिस तरह हमने आम माफी दी है, हाँ। हमने अपने दुश्मनों को जिन्होंने हमें मारा, हमारे साथ जंग की, अमेरिकनों के साथ मिलकर, ठीक, हमारे अफगानियों ने, तो हमने उनको माफ किया है, ठीक, ताकि मुल्क में अमन आ जाए। तो आप भी इनके साथ मुज़ाकरात करें। तो फिलहाल तो मैं पाकिस्तान ने डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं किए, लेकिन अफगानियों को बीच पर डाला कि आप उनके साथ जो मुख्तलिफ ग्रुप से बातचीत करें कि अगर हम इस राह पे चलते हैं डायलॉग की और माफी नामे की, तो क्या उसके लिए वो तैयार है? सर ये जाहिर है आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो शोधा है और जिन लोगों के लोग टेररिज्म में मारे गए हैं उनसे तो कंसल्ट करना जरूरी होगा, और अब इसको पार्लियामेंट में भी ले जाना जरूरी होगा, अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड, पाकिस्तानियों को भी लेना पड़ेगा अपना ऑन बोर्ड। तो लेकिन आम माफी नामा जो है पहले भी हम करते रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हुआ और बाकी जगहों पर भी हुआ है, तो उसको मतलब वो भी एक तरीका है अमल लाने का।
ओके तो सर इसके अंदर इनको ऑन बोर्ड लाए बगैर, लास्टली बताइएगा, इन सबको ऑन बोर्ड लाए बगैर ये चीज पब्लिक कर देना, मेरा सिर्फ ये सवाल है क्या ये चीज पब्लिक बिहाइंड डोर्स, तो हमें पता है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन पब्लिक कर देना और उसके ऊपर नोइंग कि इस तरह की रिजेंटमेंट बिल्कुल एक सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है, पीस टॉक्स होनी चाहिए, लेकिन इन सबको ऑन बोर्ड किए बगैर पीस टॉक्स को यूं अनाउंस कर देना और आम माफी का कर देना, ये डू यू थिंक दैट्स अ राइट अप्रोच? देखिए, अभी तक तो कोई आम माफी ना उन्होंने किसी को दी है और ना उसको कोई टर्म्स एंड कंडीशन सामने आई हैं, क्योंकि उनकी भी हमको टर्म कंडीशन सुनने में आ रही हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह अफगानिस्तान में इस्लामी निजाम कायम है, तो कम से कम जो पुराने कबायली इलाके कुछ हैं वहाँ इस किस्म का निजाम कायम किया जाए, जो जाहिर है कि पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं दे सकता, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ मजहब के मामले में जो है हमको सब आजादियां हासिल हैं, तो उनकी इस किस्म की शर्त तो मानी नहीं जा सकती कि वो मशरई सजाएं लोगों के हाथ काटना शुरू करें या कौड़े मारना शुरू करें, जिस तरह उन्होंने पहले समाज में किया था। लेकिन ये बात याद रखें कि कुछ लोग जो होगा वो हमेशा इस बात के से अग्री नहीं करेंगे और जो है इस मामले में एक कंसेंसस हासिल करना मुख्तलिफ तबकों से इट इज ऑलमोस्ट ए इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन जब अगर कोई मुज़ाकरात के टर्म कंडीशन इस किस्म की होती हैं तो उससे मुल्क में अगर अमन आ सकता है तो उसके ऊपर फिर लोगों को जो है कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है इन द लार्जर इंटरेस्ट के मुल्क के अंदर अमन कायम हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप देने के लिए। ज़ारा जी, आपने बात सुनी जनरल साहब की, अब सवाल ये है कि व्हाट अदर ऑप्शन, लेट्स कीप इट, अब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे चलते हैं, और ऑप्शन हमारे पास क्या है पीस के अलावा, इनसे बातचीत करने के अलावा, अगर ये राह रास्त पर आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव, ताकि हम उसको भी ऑन बोर्ड रखें और वो हुकूमत के सामने भी पेश की जाए कि जी ये और ऑप्शंस हैं और इनके ऊपर अगर हम काम करें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ज़ारा फातमी जी। मंसूर, देखिए, सबसे पहले तो मुझे सॉरी टू से नुसरत साहबा की बात से एग्री नहीं करे जो उन्होंने अभी डॉक्टर सोबिया के बारे में कहा कि इतना वेंजेंस और इतनी हेट्रेड है। ये बात नहीं है, वेंजेंस और हेट्रेड नहीं है, लेकिन दुख जरूर है। देखिए, हम सबको दुख है, उनको डायरेक्टली है, हमें दूसरों से है, लेकिन हमारे ये लोग हैं भाई, ये आर्म फोर्सेस भी हमारी है, बिल्कुल ऐसे, ये सोसाइटी के लोग भी हमारे हैं, ये बच्चे भी हमारे थे जिनको इस तकदीर बेदर्दी से मारा गया है। और अब आपके सवाल पे हम आते हैं मंसूर, देखिए, हर चीज का हल होता है। हाँ। कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका कोई हल ना हो, और हल निकलता है जब आप मिलकर बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। True. सबसे पहले तो आपको अपनी सारी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, आपको सिविल सोसाइटी, अब जबकि आपने ये बात को खोल दिया है, इसकी कोई सीक्रेट नहीं रहा है, तो आपको अब हर चीज को और हर इंसान को लेना पड़ेगा अपने साथ ऑन बोर्ड। आपको उन शहीदों के माओं के भी, उन बच्चों की माओं को, उन लोगों को जिनके साथ ये हुआ है जुल्म, उनको भी आपको ऑन बोर्ड लेना, बिल्कुल ठीक है, और वो बहुत आसान तरीका है। अगर आप ये चीज को पार्लियामेंट में लेके आ जाएं और पार्लियामेंट में एक मोशन और एक रेजोल्यूशन पास हो जाए और उसमें बहस हो, तो देखिए पार्लियामेंट की जो बातें होती हैं वो मीडिया तक जाती हैं, और मीडिया में जब टॉक शो शुरू हो जाता है तो उससे सिविल सोसाइटी जो है ना वो बीच में आती है, और फिर वो अपने बहुत सारे मशवरे ऐसे दे सकते हैं। सो द हल इज ओनली इन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड द कंबाइंड, जो आपकी एफर्ट होगी सबकी मिल करके, उस पर फिर बात हो सकती है कि भाई उसका हल क्या होगा, क्योंकि आप एक ऐसे ग्रुप से बात कर रहे हैं जिसने पहले ही रिफ्यूज कर दिया है कि हम अपने आर्म्स को नहीं खत्म करेंगे, हम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन, जो फॉर्म में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि वो सिर्फ आपके कहने से, आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, और आपको इस बात को रियलाइज करना चाहिए, यू आर नॉट द लीडर ऑफ पीपल्स PTI ओनली, यू आर ऑल्सो अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ वेरी बिग कंट्री। पाकिस्तान के आप प्राइम मिनिस्टर हैं जिसपे डायरेक्टली ये सारा कुछ आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कैसे होगी, ये आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा जो है ओपोजिशन से, वो जो भी है,
आइदर इट्स पर्सनल और समथिंग एल्स, वो आपको बालाए ताक रखना पड़ेगा, बालाए ताक रखना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, तब इसका हल चल सकता है। बिल्कुल ठीक है ज़ारा जी, थैंक यू। बिल्कुल आप सही। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और अब ये जो हमारा एक कंसेंसस डेवलप हुआ है एक डिस्कशन से कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जब तक पार्लियामेंट ऑन बोर्ड नहीं आएगी सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, शोहदा की फैमिलीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उसके बाद वजीर आजम को एक फैसला करना चाहिए ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स इसके अंदर आपको सपोर्ट करें। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर शाजिया, ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल छोड़ गया था, अब ऑन बोर्ड लेना है, ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर किसी भी चीज़ को आगे सक्सेसफुल तरीके से चलना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक टफ कॉल है, अपोजिशन सिचुएशन समझती है, रियासत अपना किरदार अंदर अदा मुकम्मल तौर पर कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन, इसके साथ साथ पार्लियामेंट, इसके साथ सिविल सोसाइटी, शोहदा की फैमिलीज, इन सबको ऑन बोर्ड लेना बड़ा ज़रूरी है। क्या कहेंगी आप? जी डॉक्टर शाजिया को आवाज आ रही है? जी 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 जी, जी अभी आवाज आई है जी जी। मंसूर, सबसे पहले तो मैं नुसरत साहिबा की इस बात का जवाब देना चाहूंगी जिससे वो मुझे उनको लग रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ करने लगी हूँ। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस दुख से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी साहब, बीबी आसफा या बख्तावर बीबी जिस दुख से गुजरे हैं, वो दुख शायद ये लोग नहीं समझ सकते। हम उन शहीदों की फैमिली का, हम उन शहीदों के घर वालों का या उन पेरेंट्स का दुख समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी गोद में वो बच्चे उठाए थे, जिनको सुबह तैयार करके स्कूल भेजा था और वापस वो लथपथ खून में लथपथ उनके हाथों में आए थे। तो वो दुख जो है ना, वो शायद ये लोग नहीं समझ सकते। बात करते हैं रियासत मदीना की और उसके बात करते हैं रियासत मदीना की और ये मिसालें देते हैं, लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि कंटेनर पे खड़े होकर जो सिविल नाफरमानी के ऑर्डर्स जो प्राइम मिनिस्टर ने जारी किए थे, जो हुंडी से पैसे मंगवाने के ऑर्डर जारी किए थे और जो पुलिस वालों को मारने के ऑर्डर जारी किए थे कि अकेले ना जाना, 100 लोग जाना, जो रोके उसको मारना, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनको माफ करने का हक नहीं था? क्या जो अपोजिशन में लोग जो सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगी, आसिफ अली जरदारी साहब डरने वाले नहीं है। 11 साल पहले भी उन्होंने जेल काटी है, बगैर किसी सबूत के वो रिहा हुए थे। अभी भी वो जिस हालत में भी कोरोना में भी आकर जिस तरह से केस भुगत रहे हैं, या मोहतरमा फरियाल ठाकुर साहिबा जिस तरह से उनको ईद वाली रात को जेल से उठाकर ले गए, जनाब खुर्शीद शाह साहब 2 साल से जिस तरह से जेल में हैं, क्या ये सारी चीजें इनको नजर नहीं आ रही है? अपने लोगों को दाएं बाएं बैठे हुए नुसरत जी आ रहे हो, नुसरत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ नुसरत जी। जो है जी टीटीपी जिसको हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों की जो शहादत है उनके हाथों पे उन सब पाकिस्तानियों के खून लगे हुए हैं, तो क्या ये उनको माफ करने के लिए तैयार है? लेकिन ये उस अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे जिनके जो उस पार्लियामेंट में नहीं आएंगे या उस आइन को ये इज्जत नहीं देंगे जिसकी वजह से वो इस कुर्सी पे सिलेक्ट होके बैठे हुए हैं। मुझे और गलती से मैं ये कहूंगी कि इमरान खान साहब को आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि अगर आपको अपनी कोई, आप जर्मनी और जापान मिलाते हैं, आपको अगर अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो जिस कुर्सी पे आपको सिलेक्ट करके बिठाया गया है ना, उस कुर्सी की इज्जत रख लीजिए। ठीक, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। अच्छा नुसरत जी, 2 चीज़ें हैं अब, बिकॉज अब ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन भी है कि टीटीपी के साथ इमरान खान साहब और हुकूमत बात करने को तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन के साथ बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप लोग ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और एक डायलॉग नहीं करेंगे एटलीस्ट इन चीज़ों को लेकर, तो चीज़ें आगे हम कैसे देखेंगे चलते हुए? क्योंकि इतना सेंसिटिव इशू हुकूमत स्टैंड अलोन नहीं लेकर चल सकती अगर आपके साथ ऑपोजिशन की, सिविल सोसाइटी की, शोहदा की फैमिलीज की सपोर्ट नहीं होगी। जी, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा बेनज़ीर की डेथ का इनको जितना अफसोस है हमको नहीं है।
यकीन कीजिए कि हमें भी उतना ही अफसोस है। मैं इज़मीर में थी जब मुझे ये खबर मिली थी, तो मैं ज़ारो कतार रो रही थी कि एक बेइंतहा इंटेलिजेंट खातून, पहले उसका बाप और फिर उस बेटी, उन दोनों को किस तरह ख़त्म किया गया पाकिस्तान से, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आए और वो हुकूमत करे। ये वो लोग थे जो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के गए इस मुल्क के ऊपर, और उनको आज भी इज्जत से याद किया जाता है। फिर जहां तक बच्चों की बात की, बच्चों का दुख इनको अकेले नहीं है, हमें भी उतना ही दुख है। हम माँ होते हुए हम जानते हैं कि वो माएँ किस अजाब से गुजरी होंगी जब उनको पता चला होगा कि उनके बच्चों के साथ क्या हो गया है या क्या हो रहा है। आपने देखा था उस दिन किस तरह माएँ भागती हुई आ रही थी स्कूल के पास, तो वो मनाजर कोई कैसे भूल सकता है, वो दुख कोई कैसे भूल सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो माफ करने का कॉन्सेप्ट जो अल्लाह ने दिया है हमें, आप ये देखें हमारे करोड़ों गुनाह होते हैं और अल्लाह किस तरह हमें माफ कर देता है। अल्लाह उस चीज को एक्सपोज नहीं करता लोगों के आगे। नहीं नुसरत साहबा, ये बात बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, इस्लाम में है और आप बिल्कुल एग्जाम्पल भी ठीक दे रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप एटलीस्ट इन लोगों को अपने साथ तो लेकर चलें। स्टैंड अलोन फैसला आप लोग कैसे करेंगे इस चीज को लेकर? बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। ये कहते हैं कि हमने आज तक इनको एक साथ अपने नहीं खड़ा किया, इनसे बातचीत नहीं की। आप यकीन कीजिए स्पीकर साहब के कमरे में 8-8 घंटे बातचीत होती है इनके साथ, अपोजिशन के साथ बैठ के पूरी रात बात हुई है, लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं इनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये लोग बात करना खुद ही नहीं चाहते, ये कोऑपरेट करना खुद ही नहीं चाहते, क्योंकि जो पहले दिन से इन्होंने गर्दान उठाई है, ना अहल सिलेक्टेड फला डिमका, वो आप ये देखें कि वो चीज किस तरह गलत साबित हो रही है। पाकिस्तान किस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, माशाल्लाह पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। वो वज़ीर आज़म है जो खड़ा होकर कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के। उसके बाद हम सब बेइंतहा डरे हुए हैं, क्योंकि भुट्टो ने जब खत लहराया था ना कि सफेद हाथियों का खत है, उसके बाद सबको पता था कि ये कुछ होने वाला है उसके साथ। तो इसी तरह हम भी सारे डरे हुए हैं। अल्लाह पाक जिंदगी और सेहत दे इस आदमी को जिसकी हिम्मत इतनी है कि वो खड़ा होकर बात कर सकता है। पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। ज़ारा जी थोड़ा सा मुझे आगे चलने का मौका दीजिएगा। इंतखाबी इस्लाहात का मुसवदा हुकूमत कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में लाने जा रही है, और आप लोग को ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है जो हमें पता चलता है, लेकिन आप लोग तो खुद बटे हुए हैं। तो मेरे अब हुकूमत से आपको क्या इशू है? वो तो इसको पास करा के आगे चल पड़ेगी और ईवीएम के थ्रू अब इलेक्शंस भी होंगे। आप लोग आपस में इकट्ठे होंगे तो आप कोई टफ टाइम देने का सोच सकेंगे, जो कि अपेरेंटली लगता नहीं मुझे अब आप दे पाएंगे। ज़ारा जी। मंसूर, ये लोगों का ख्याल है, बल्कि ख्याल से ज्यादा ये विश है कि पीडीएम बटी हुई है। जब पीडीएम बात जब अपोजिशन की आती है और बात इस बात पे आती है कि हमें क्या करना है, इस मुल्क को किस तरह से आगे लेके जाना, हम सब एक हैं। ये हुकूमत अभी, आप मुझे पता है नुसरत बीबी बहुत नाराज हैं कि उनको हम लोग सिलेक्टेड कहते हैं, बट ये फैक्ट है। नुसरत, आप खुद भी सोचेंगे, मुझे पता है कि आपके दिल में भी ये बात है कि आपको किस तरह सेलेक्ट किया गया या इलेक्ट किया गया, जो भी आप समझती हैं वो एक्चुअली है। जहां तक इसका सवाल है ईवीएम का, मंसूरी मुझे ये बताइए कि एक मशीन है, और हम इससे पहले अपने हुकूमत, जब हमारी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त हम इलेक्टोरल रिफॉर्म लेकर आए थे, और उसमें सारे लोगों ने, अपोजिशन ने मिलके, देखिए हमने अकेले नहीं लेके आए थे रिफॉर्म, उस पर हमने सारी अपोजिशन पार्टी को हमने अपने साथ ऑन बोर्ड लिया था, सारी सिविल सोसाइटीज को हमने अपने साथ ऑन बोर्ड लिया था, और ये डिस्कशन हर जगह पे, हर मुकाम पे होता था, इंक्लूडिंग द मीडिया। ओके। और ये सारी बातें जब होने के बाद इसमें हमें 1.5 साल लगा है, 2 साल लगा है इस रिफॉर्म को एक अमली जामा पे ना कर, एक सामने रेजोल्यूशन के इसमें बिल में ला करके आपको हम लोगों ने पार्लियामेंट में इसको पास किया था। ठीक है। उस वक्त पीटीआई was alone who was refusing to be part of electoral reform. हमें याद अच्छी तरीके से, उस वक्त आपको तो कुछ तकलीफ नहीं थी। Okay. अब जब ये आया है तो आपको इतनी क्यों इसमें ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हम इसमें साथ नहीं दे रहे हैं? देखिए ये एक मशीन है,
नहीं, वो ये नहीं कह रहे ज़ारा जी, वो ये नहीं कह रहे आप लोग साथ नहीं दे रहे, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग उसको मानने को और समझने को ही तैयार नहीं हो रहे कि आप लोग उसको जरा पहले देख तो लें वो चीज क्या है। मंसूर, हम आपको बता रहे हैं, ये एक मशीन है, हम ये नहीं कह रहे कौन सी मशीन XYZ, मशीन। इस मशीन में अगर RTS फेल हो सकता है, अगर FBR का सारा डेटा आपका हैक हो सकता है, यहाँ तक के आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फोन हैक हो सकता है, आपका आईफोन जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है, वो इजराइलियों ने तोड़ दिया है। ओके, चले, मुझे जरा ये पॉइंट इसी तरह मुझे जरा ये पॉइंट इसी तरह आगे लेकर जाने दीजिएगा। डॉक्टर शाजिया, इसमें 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये स्टैंड अलोन मशीन है, नंबर 1, इसके साथ वाईफाई नहीं है, नंबर 2 इसके साथ ब्लूटूथ भी नहीं कनेक्ट होता, नंबर 3 इसको हैकिंग का कोई डिवाइस अभी तक ऐसी आई नहीं है, क्योंकि स्टैंड अलोन है, वाईफाई भी नहीं है, ब्लूटूथ भी नहीं है, तो हैकिंग के लिए कोई कनेक्शन उसके साथ नहीं है। इसके बावजूद आप लोग इसको एक्सेप्ट को आप छोड़ दें, देखने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसको मंसूर साहब ये मुझे बता दें, नादरा में कैसे भेजेंगे? नादरा को एक सेकंड, मैं डॉक्टर शाजिया से जी कर रहा था, आ रहा हूं मैं आपके पास। जी डॉक्टर शाजिया जी। मंसूर, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात पे अफसोस करूंगी जो हुकूमती वुज़रा का बिहेवियर जो रहा है ECP के लिए, ठीक, वो ECP को जलाने के लिए भी तैयार हैं अगर उनके हक में फैसला ना आया या उनके पसंद की चीज उन्होंने अप्रूव नहीं की तो वो ECP को भी जला देंगे, यहाँ तक वो तैयार हैं। और जो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगी कि हम लोग इतने टेक्निकल पर्सन नहीं हैं, लेकिन ECP वो इदारा है जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस 37 ऑब्जेक्शंस उन्होंने रेज किए हैं, वो क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं? क्यों नहीं उस पर कोई डिबेट हो रही है, उस पर क्यों नहीं डायलॉग हो रहे हैं, उस पर क्यों नहीं कोई बात हो रही है? क्यों आप फोर्स करके वो मशीन लाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये नाम पे देखें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका नाम है। आप मुझे ये बता दें कि आपने क्या रिमोट एरियाज में बिजली पहुंचा दी है, ट्रांसमिशन लाइन सही कर दी है, वहां पे लोड शेडिंग नहीं हो रही है? क्या श्योरिटी है कि वहां से वो मशीन से रिजल्ट जो है वो हैक नहीं होगा? आप किस तरह से कह सकते हैं कि वहां पे जो इलेक्शन होंगे वो ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होंगे? आपका RTS सिस्टम जो है वो हैक हो सकता है, आपके FBR और FIA की वेबसाइट हैक हो सकती है, आपके बैंक के जो वेबसाइट हैं वो हैक हो सकती हैं। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये इसमें कोई धांधली नहीं होगी या इलेक्शन चोरी नहीं होगा? क्या आपके पास इतने स्किल्ड पर्सन्स हैं जो इस चीज को कर सकें? आपके पास तो पोलियो वैक्सीनेशन के लिए प्रॉपर जो है वो लोग नहीं हैं कि वो रिमोट एरियाज में जाके वहां पे वैक्सीनेशन दे सकें। आप इतनी दूर पहाड़ों में या जंगलात में आप ये मशीन भेजेंगे, इसके साथ स्टाफ भेजेंगे। मुझे सिर्फ इसके एक्सपेंसेस बता दें, जहां पे आप कहते हैं कि खजाने में पैसे नहीं हैं, अवाम के ऊपर आप महंगाई के पहाड़ तोड़ते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करते जा रहे हैं। क्या इस मशीन के लिए जो आप स्टाफ हायर करेंगे या इस मशीन को सिक्योर करने के लिए जो सिस्टम आप अरेंज करेंगे, क्या उसके लिए आपके पास फंड है? अगर फंड है हुकूमत के पास तो क्यों नहीं अवाम को रिलीफ दे रहे हैं आप महंगाई में? पेट्रोल की कमी क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हमने अवामी इशू पे बात करने के लिए माइक मांगते हैं पार्लियामेंट में तो आप फौरन से सेशन खत्म कर देते हैं। अभी रिसेंटली आप सेशन का हाल देखें कि पूरे 8 दिन कोरम पॉइंट आउट हुआ है, पूरे 8 दिन। और ये हुकूमत पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक होती है कि उस कोरम को पूरा करें और अवामी इश्यूज पे बात करें। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। अच्छा नुसरत जी, 2 चीजें हैं। एक तो EVM की मैंने डिटेल्स भी थोड़ी सी देखी, बताया, लेकिन इशू EVM नहीं है ना इस्लाहात हैं। इशू ये है कि आप लोग बीइंग द ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस, आप लोगों के दरमियान किसी भी चीज़ को लेकर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा। आप कहती हैं कि स्पीकर के घर में के कमरे में बातचीत होती है, जब पार्लियामेंट में आते हैं तब नहीं होती। ऑपोजिशन का एक डिफरेंट मौक़िफ़ है। आप लोग जब तक ऑन बोर्ड नहीं होंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे का व्यू समझने के लिए, चीज़ें आगे चलती नज़र नहीं आ रही। चाहे वो EVM हो, चाहे आप लोगों का कोई इनिशिएटिव या एक्शन हो जो आप लोग लेना चाह रहे हो। जी
देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज करूंगी कि हम बातचीत करने के लिए इनके साथ हमेशा तैयार होते हैं। परवेज खटक साहब हों या कोई और सीनियर वजीर है, स्पीकर साहब हैं, डिप्टी स्पीकर साहब हैं, सब इनके साथ बैठना चाहते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है। फवाद चौधरी भी बैठते हैं। ये नहीं कि हमारी सीनियर लीडरशिप नहीं बैठ रही, नहीं बातचीत करी, बातचीत होती है। अंदर वो किसी और बात पे एग्री होते हैं, बाहर आके किसी और बात पे। ईवीएम की बात अभी जैसे आपने खुद बताया कि ना उसमें नेट है ना उसमें ब्लूटूथ है। जब ये चीजें नहीं हैं तो हैक कैसे होगा? टेक्नोलॉजी बेइंतहा तरक्की कर गई है। मैं आपको बताऊं, 2 महीने मशीन बाहर रखी रही है असेंबली में, पार्लियामेंट में जैसे एंटर होते हैं उससे पहले जो जगह है कॉरिडोर, उसमें 2 महीने रखी गई। जो भी चला जाए उसको पूरा वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे थे। अब पता नहीं अपोजिशन वाले गए कि नहीं गए, मैंने खुद वहां पे जाके देखा। इस कदर फेयर वो चीजें, आप शनाख्ती कार्ड रखते हैं वो अप्रूव करता है। नुसरत जी इशू मशीन का नहीं है, इशू उस ट्रस्ट लेवल का है जो आपका और ऑपोजिशन के दरमियान नहीं है। इशू ये है बेसिकली इनको खतरा ये है कि इस दफा अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो गया है तो इनको वोट उस तरह नहीं पड़ेंगे जैसे कि ये इनको पहले पढ़ते रहे। ब्रीफकेस भर भर के वोटों को लेके आया जाता था और किस तरह जीतते थे। 4000 वोट पड़ रहे हैं तो 32,000 वोट निकलते थे। तो ये वाली चीज अब नहीं होगी इस मशीन के बाद। खतरा सबसे बड़ा ये नहीं है कि हुकूमत और इनमें कोई इत्तेहाद नहीं है, हुकूमत इनकी बात नहीं सुनना चाह रही या हुकूमत इनसे बात नहीं करना चाह रही। इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ इनकी एप्रीहेंशंस हैं कि अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो गया तो जो पिछले 70 साल से 74 साल से ये लोग जीते जा रहे हैं बगैर किसी। नुसरत जी आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है नुसरत भाई, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर शाजिया असम सुमरो बहुत शुक्रिया, ज़ारा फातमी बहुत शुक्रिया जी, हम किया था लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारूफ अदाकार उमर शरीफ इलाज कराने के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत ख़राब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के हस्पताल मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ जर्मनी के हस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। उमर शरीफ आर्ज़ाए कल्ब, गुर्दे और शुगर के मर्ज़ में भी मुब्तला थे। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में फ़न की दुनिया में कदम रखा। बुढ़ा घर पे है, हम सब एक हैं, बकरा किस्तों पर उमर शरीफ के मारूफ ड्रामे थे। उमर शरीफ ने चांद बराए फ़रोख्त, मुझे बीवियों से बचाओ, अकबर आज़म में भी काम किया। उमर शरीफ ने मुनफरिद किरदारों से मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला सबको उदास छोड़कर चला गया। उमर शरीफ ने हर किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम सो गए दास्तां कहते कहते। एक बहुत बड़ा नाम उमर शरीफ आज हम में मौजूद नहीं है। मैं जब बात करता हूँ कि आज जब सुबह हमें ये पता चला, हमें ये उम्मीद ही नहीं थी, पूरे मुल्क को ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो उमर शरीफ जो इलाज के लिए अमेरिका गया था वो कहीं और जा रहा था। जब हमें ये ख़बर पता चली तो मेरे लिए एक बड़ा तकलीफ़ दे चीज़ थी, क्योंकि हम लोगों ने, जिसको हम लोग कहते हैं ना, वी हैव ग्रोन अप सीइंग हिम। जिस तरह उन्होंने स्टेज के ऊपर ग्रिप की, अब जिस तरह का स्टेज है और जिस तरह का उस वक्त इन्होंने स्टेज चलाया, पूरी फैमिलीज जाती थी, चाहे बच्चे हों, ख़वातीन हों, मर्द हों। क्यों? क्योंकि सबको ये पता था कि उमर शरीफ के जो शोज़ चल रहे हैं इनमें किसी किस्म की ना बेहूदगी होगी ना कुछ होगा, और लोग हंसते थे। फैमिली जिस तरह घरों के अंदर हम एक दूसरे की अच्छी खूबसूरत बातों पर हंसते हैं, उस तरह कह के लगते थे। उस शख्स के लिए जब वो बीमार हुए और उनके जाने में जो डिले 5-6 दिनों का आया, वो पूरे मुल्क के लिए बड़ा तकलीफ़देह था। और ये इस वक्त हुकूमत को भी सोचना चाहिए। खैर, हम तो हर हुकूमत को ही कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की पहचान है। इनको देखकर हम लोग हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हमारे घरों में खुशी देखी जाती है। अगर इन लोगों का भी हुकूमतें ख्याल नहीं रख सकती तो फिर वो किस किस्म की हुकूमत है और हम किन से एक्सपेक्टेशन वाबस्ता रखते हैं। आज के लिए इतना ही। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।